बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मर्केंटाइल लॉ की बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था। हमने दो टर्म एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज बिजनेस, एंड व्हाट इज लॉ। देन हमने पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि बिजनेस लॉ क्या है, बिजनेस लॉ किस तरह से आपके एजुकेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है, इसका स्कोप क्या है, कौन से एक्ट्स, कौन से लॉज हमने इसमें डिस्कस करने हैं। लास्ट पे हमने ये डिस्कस किया था कि 5 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, 5 लॉज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट 1865, और पार्टनरशिप एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस चीज के मुतल्लक है? पाकिस्तान में ये कहां कहां पे ये लागू है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और एक बिजनेस के अंदर इसको स्टडी करने का क्या फायदा है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिस तरह के ये नाम से ही जाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, एग्रीमेंट्स। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर कि दो बिजनेसमैन के दरमियान, दो फ्रीकैन के दरमियान जब लेन देन होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इन दोनों फ्रीकैन्स को पाबंद रखने के लिए कि वो अपने अपने वाला वादा पूरा करें, एक दूसरे को चीट ना करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर इन दोनों फ्रीकैन को पाबंद रखने के लिए लॉज का होना ज़रूरी है। तो बिजनेस के अंदर जितने भी मुआहदे होते हैं
इनके मतलब जो तफसीली कवानीन हैं स्टेट के, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हम डील करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन पाकिस्तान इज कंटेन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पाकिस्तान के अंदर जितने भी फरीकैन के दरमियान लेन देन के मुतल्लिका मुआहदे होते हैं, ये मुआहदों के मुतल्लिक कवानीन जो है वो 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल है। इट एक्सटेंड्स टू द होल पाकिस्तान, और ये लागू है, ये कानून पूरे पाकिस्तान में, वफाक में भी और तमाम सूबों के अंदर। एंड केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो ये मार्च वजूद में आया 1872 में, और ये इनफोर्स हुआ, इसे लागू किया गया 1872 में ही। 1872 से क्या मुराद है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये कानून, जब इस मुल्क के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज रूल कर रहे थे इस वक्त, तो उस वक्त इसको बनाया गया था, और बरसगीर के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उस वक्त ही लागू है। और आपको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान जैसे ही बना, तो पाकिस्तान के मार्ज वजूद के आते हुए इनके अपने कोई कवानीन नहीं थे। इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी ममालक थे जो आज़ाद हुए थे, इन्होंने वही कवानीन को अडेप्ट किया था। बाद में इनमें अमेंडमेंट्स किए और अपने मुताबिक बनाए, लेकिन कुछ कवानीन अभी तक वही चलते आ रहे हैं। जैसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, आपको पता है, जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1913 था, बाद में 1984 में इसको तब्दील किया गया, और अब वो 2017 एक्ट के तहत चल रही है कंपनी जो रजिस्टर्ड होती हैं। इनकम टैक्स लॉज जो हैं ये भी पाकिस्तान बनने से पहले थे। पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया तो 1922 का एक्ट लागू हुआ, फिर ये चलता रहा, तो 1979 के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फिर इसी तरह 2001 में मुशर्रफ दौर में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जो है वो रिप्लेस हुआ। तो इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में इनकम टैक्स के मामला को डील करने के लिए कानून है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के मुतल्लक भी जो कानून है, जो एक्ट है, जो वो 1872 में बना, और जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो सेम इसको अडाप्ट कर लिया गया, तो आज भी ये सेम इसी तरह लागू है। इट प्रोवाइड्स द रूल्स रिलेटिंग टू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के मतलब कवानीन जो है वो बताए गए हैं। इट डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच promises made by the parties to contract shall be legally binding on them। और इसमें तयन किया जाता है उन हालात का कि किन सूरतों में जब दो फरीकैन आपस में वादे करते हैं तो कैसे उनको पाबंद किया जाता है, किस तरह उन पे वो लागू होते हैं। किस तरह उनमें से अगर कोई पार्टी अपने वाला वादा पूरा ना करे
तो जो एग्रीव पार्टी है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो वो किस तरह अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटाएगी। तो ये सारे मामलात जिसमें एग्रीमेंट्स के मुतल्लक चीजें हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो डील करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के मुतल्लक है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अकाउंटिंग आप पढ़ी होगी, तो वहां भी आपने देखा बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। तो हमने वहां पे बात की थी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह से होती है, इंटरनल ट्रांजेक्शंस और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। इंटरनल ट्रांजेक्शंस बिजनेस और मालिक के दरमियान होती हैं, और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो है वो बाहर वालों के दरमियान होती है, जिस तरह बायर एंड सेलर के दरमियान। तो जब बायर एंड सेलर के दरमियान लेन देन होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगी, तो नॉर्मली ये ट्रांजेक्शंस जो होती हैं ये एग्रीमेंट्स की शक्ल में होती है, जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला आपस में बैठ के बार्गेन करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक दूसरे को ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देते हैं, एक दूसरे से कॉल अकरार करते हैं, वादे करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये एग्रीमेंट्स की शक्ल में होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A contract is an agreement that is enforceable by law. Simply, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक मुआहदा है, एग्रीमेंट है, दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ से क्या मुराद है कि इस मुआहदे को कानून के जरिए इन्फोर्स किया जाएगा। आगे जाके हम तफसील से इसको डिस्कस करेंगे कि इन्फोर्सेबल क्या मुराद है। दो चीजें आएंगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि एक एग्रीमेंट का होना और इन्फोर्सेबल होना। ये दो चीजें अगर इनको जमा किया जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। ये दो पॉइंट आपने अपने जहन में रखने हैं, यही चीजें हमने आगे जाके एक्सप्लेन करनी है। तो मॉडर्न बिजनेस कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट सच कॉन्ट्रैक्ट्स। आज के दौर में, आज के मौजूदा बिजनेस के दौर में, कोई भी कारोबार है इन मुआहदों के बगैर नहीं चल रहा। छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, दरमियाने लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन के साथ लेन देन करनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कमिटमेंट्स। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये कमिटमेंट्स होती हैं बेसिकली। कमिटमेंट्स ऑफ व्हाट? टू फर्निश गुड्स, सर्विसेज आर रियल प्रॉपर्टीज। जो बिजनेसमैन है, ये लेन देन किस चीज का करता है? अशिया का लेन देन करते हैं, सर्विसेज का लेन देन करते हैं, या रियल प्रॉपर्टी वगैरह। ये जो जितने भी लेन देन होते हैं, जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हों, चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हों, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हों, सर्विसेज एक्टिविटीज हों, ये सारी की सारी जो है, इसमें दो फ्रीकैन होते हैं, और दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के साथ कमिटमेंट्स करते हैं। मसलन ए जो है वो सीमेंट की एक दुकान चलाता है, शॉप है उसकी, अपनी एजेंसी है। वो बी से मुआहदा करता है कि मैं तुम्हें 1 माह के बाद, या 10 दिन के बाद, या 2 दिन के बाद 100 बोरी सीमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। तो बी उसके बदले में उसे कहता है कि मैं पेमेंट अदा करूंगा। तो ये जो एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं।
वादे प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे के, प्रॉमिसेस हैं ये दोस्तों के साथ। तो ये सारे मुआहदे जो हैं वो ज़ुबानी भी हो सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। These commitments are usually in form of contracts। और ये जितनी भी लेन-देन होता है वो किस शक्ल में होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में होता है। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन बिज़नेस अफेयर इंश्योर्स। हम बिज़नेस के अंदर मुआहदे क्यों करते हैं? बेसिकली बिज़नेस के अंदर मुआहदे करने का फ़ायदा क्या होता है कि इससे यकीन दहानी हो जाती है टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, के जो मुआहदा में बातें तहरीर हुई हैं, उन पे कारआमद होंगे दोनों पार्टी, दोनों अपने-अपने वाले वादे को पूरा करेंगे। फॉर ए पार्टी दैट ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट मे बी सूड इन कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर उनमें से कोई अपने वाला वादा पूरा नहीं करेगा या अपनी जो उसने कमिटमेंट की है उसको तोड़ता है, तो उस सूरत में ब्रीच की सूरत में जो नुकसान होगा उसके उसकी भरपाई के लिए जो एग्रीव पार्टी है, सितमज़दा पार्टी है, वो गिल्टी पार्टी के खिलाफ अदालत में जा सकती है। तो मुख्तसर ये है कि आज के दौर के अंदर जो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो नॉर्मली कमिटमेंट्स, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन किस चीज़ का नाम है? कमिटमेंट्स का नाम है। और ये सारी कमिटमेंट्स किस शक्ल में होती है? एग्रीमेंट्स की शक्ल में, कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में होती है। और ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स करने का मकसद क्या होता है? ताकि दोनों फ्री कैन को पाबंद किया जा सके कि वो अपने अपने वाला वादा, अपने अपने वाली ज़िम्मेदारी को पूरा करें, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करें। और अगर उनमें से कोई फ़रीक अपने वाला वादा पूरा नहीं करता, तो उस सूरत में सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिसके साथ सितम हुआ है या उसके साथ जो ज़ुल्म हुआ है, तो वो शख्स कहाँ जाए? मसलन इसको एक एग्ज़ाम्पल से कोट करते हैं कि ए ने बी से वादा किया है कि मैं तुम्हें 100 बोरी सीमेंट प्रोवाइड करूँगा। तो बी उसके बदले में उसे कहता है कि मैं इतनी पेमेंट अदा कर दूँगा। दोनों ने एक-दूसरे के साथ वादे कर लिए हैं, एक एग्रीमेंट कर लिया है, वो ज़ुबानी भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ हुई है, उन दोनों के दरमियान है, तो बी ने ए को बताया था कि अगर तुम मुझे मुकर्रर वक़्त पे सीमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, तो उस दिन मेरे घर में जो बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे लेंटर डलेगा और अगर तुमने छत जो कंस्ट्रक्शन में उसकी मैं जो छत बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं मज़दूरों को बुलाया हुआ है, मिस्त्री लगा हुआ है। अगर तुमने उस दिन ना दिए तो मेरा काम रुक जाएगा और मुझे उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ मेरा मुआहदा हो चुका है। तो अगर तुम नहीं करोगे तो मेरा ये नुकसान है। अगर वो बता देता है तो, और अगर वो नहीं बताता, जस्ट ये कहता है कि मुझे इतनी सीमेंट की बोरी चाहिए, तो दोनों सूरतों में क्या होगा है, अब होता क्या है कि मुकर्रर वक़्त पे जब वो उसके पास सीमेंट लेने के लिए जाता है, तो वो कहता है मेरे पास सीमेंट नहीं है। अब वो कहता है मेरे तो हाँ घर में मज़दूर लगे हुए हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, इसकी भरपाई मैंने तुम्हें बताया भी था इस चीज़ के मतलब है। तो अब वो कहता है मैं क्या करूँ? तो अगर वो ऐसा कह देता है कि मैं क्या करूँ? एक एग्ज़ाम्पल, दूसरी एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक प्लॉट है, मैंने उसको ए के साथ मुआहदा किया कि मैं तुम्हें ये प्लॉट बेच दूँगा, 10 लाख रुपए का। कुछ दिनों के बाद मैं बी के साथ भी मुआहदा कर लेता हूँ और थोड़ी-सी रकम उससे भी ले लेता हूँ। सो एन इस तरह सी से भी कर लेता हूँ। जब बारी आती है उसकी रजिस्ट्री करवाने की या इसके मुतल्लिका
ए जाता है वो उस पे कब्जा करने के लिए या लेने के लिए, तो बी आ जाता है, और बी आता है तो सी आ जाता है कि ये तो मैंने खरीदा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में वो तीनों वो तीनों क्या करें, कहाँ जाएं? तो इसके लिए मुल्क के अंदर जो कवानीन बने हुए हैं, एक निज़ाम बना हुआ है, हमने पढ़ा था, जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत वो अदालतों के पास जाएंगे। जो हमने अदालतों का निज़ाम को तफसील से पढ़ा था है, जो हमने क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की थी, सिविल कोर्ट्स की बात, सेशन कोर्ट्स की बात की थी, सिविल कोर्ट की बात की थी, इसी तरह रेफरेंस कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट की बात की थी हमने, तो वहां जाना पड़ेगा। अब जज जो है, क्योंकि ये मैटर जो है मैंने बताया था बिजनेस ट्रांजैक्शन का, वो ज्यादातर किस तरह के मैटर्स उसमें आते हैं, सिविल कोड के मतलब आते हैं। जितने भी मामला बिजनेस ट्रांजैक्शंस के मतलब होंगे वो सिविल के मतलब होते हैं। तो सिविल कोर्ट के अंदर जो मसला लेके जाया जाएगा, तो जो जज बैठा हुआ है वो कैसे फैसला करेगा, डिसीजन कैसे लेगा? तो वो जो डिसीजन लेगा उसके लिए वो कानून को देखेगा। तो जितने भी मुआहदे एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए जो कानून है वो क्या है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किनको देखेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक अपने फैसले करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, इसके मुताल्लिक हम डिस्कस करते हैं। Definition of contract. Contract is an agreement between two or more persons. कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक एग्रीमेंट का नाम है जो दो या दो से ज्यादा फ्रीकैन के दरमियान होता है। इसका मतलब है, जिस तरह पार्टनरशिप में पढ़ा कि कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, लेन देन के लिए दो फ्रीकैन का होना जरूरी है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, कम से कम दो या उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। और उस एग्रीमेंट में होता क्या है, क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन देम। तो मुआहदे के अंदर दो चीजें सामने आती हैं, एक तरफ राइट्स सामने आते हैं और दूसरी तरफ ड्यूटीज बिटवीन देम, एंड विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। और ये मुआहदा जरूरी है कि इनफोर्सेबल हो। इनफोर्सेबल से क्या मुराद है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है और दूसरा इनफोर्सेबल का जरूरी होता है। तो एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, कुछ सोशल नेचर के होते हैं, कुछ लीगल नेचर के होते हैं। सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें दोनों फ्रीकैन एक दूसरे की पाबंद नहीं होती। उनमें से अगर कोई एक वादा पूरा करता है, दूसरा नहीं भी करता, तो उसके लिए उसे अदालत के जरिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें अगर एक फरीक अपने वाला वादा पूरा ना करे तो दूसरा फरीक अदालत के जरिए उसको इन्फोर्स करवा के उसको वादा पूरा करवा सकता है। जिस तरह मैंने किसी को अगर कोई प्लाट बेचा है, तो अगर मैं रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहा, तो दूसरा फरीक अदालत के जरिए, जो मेरे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, जो मैंने स्टाम्प पेपर के ऊपर मैंने एग्रीमेंट है, क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि अभी जाके हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी जमीन का लेन देन करेंगे तो एग्रीमेंट हमेशा रिटन फॉर्म में होगा। ये बात अपने माइंड में रखेंगे, आगे जाके हम इसको तफसील से पढ़ेंगे है। तो मुआहदे के अंदर दो चीजें सामने आती हैं, एक राइट्स आते हैं और दूसरी ड्यूटीज आती हैं।
तो एक तरफ राइट्स है और दूसरी तरफ ड्यूटी है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। कि मैंने किसी को कहा है कि मैं अपना प्लाट बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए का, उससे मैंने 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया है और बाकी मैंने 9 लाख रुपए उससे लेना है और उसको उसको रजिस्ट्री करवा के देनी। अब राइट्स क्या है मेरे कि मुकर्रर वक्त पे 9 लाख रुपया लेना मेरा हक है और मेरी ड्यूटी क्या है कि उसको जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप में उस बंदे के नाम पे ट्रांसफर कराऊं। तो जो मेरे राइट होंगे उसकी दूसरी तरफ उसकी ड्यूटी बन जाएगी और जो मेरी ड्यूटीज होंगी वो उसके राइट्स बन जाएंगे। तो इस तरह एग्रीमेंट से क्या मुराद है या सॉरी कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है, कोई भी मुआहदा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फ्रीकैन हो और उस मुआहदे में क्या हो, एक दोनों फ्रीकैंस के दरमियान कुछ राइट्स हों और कुछ ड्यूटीज हों, ऑब्लिगेशंस हों। अगर सिर्फ राइट्स ही हों, ड्यूटीज ना हों, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मसलन एक फ्रीक सिर्फ लेने की बात करे और उसके बदले में कुछ देने की बात ना करे तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो जो चीज लीगली इन्फोर्सेबल ना हो वो एग्रीमेंट तो होती है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं होती, और जो इन्फोर्सेबल नहीं होती वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती। एग्रीमेंट की 2 किस्में हैं, इस समय मैं बता रहा था। एक सोशल नेचर के होते हैं, जिस तरह के एक बाप अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारी बर्थडे पे मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेके दूंगा, बर्थडे पे आती है और बाप नहीं लेके देता, तो क्या बेटा बाप के खिलाफ जाके अदालत को कहेगा, इन्फोर्स करेगा? नहीं, ये सोशल एग्रीमेंट है। आपको किसी ने दावत दी कि आप, इनविटेशन है कि आप हमारे घर में आएंगे फलां डेट को, आप कहते हैं हाँ ठीक है, तो प्रॉमिस तो वादे तो यहाँ पे भी आपने कर लिए हैं, लेकिन आप नहीं जाते तो वो आप पे कोई फर्ज जानने का दावा नहीं कर सकता। तो हम अपनी आम जिंदगियों में जो मुआदे करते हैं, वादे कॉल करार करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, वो सोशल नेचर के होते हैं। लेकिन जब एज ए बिजनेसमैन हम करेंगे तो अब लीगली हम पाबंद हो जाते हैं। इसी की डेफिनेशन सेलमेंट ने भी की है कॉन्ट्रैक्ट की। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन। वही बात जो ऊपर क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज थी, उसने जरा लफ्ज बदल दिए, बिटवीन द पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक मुआहदा है जिसमें एक तरफ तो ऑब्लिगेशन पैदा होती हैं बिटवीन टू पार्टी। उसने ऑब्लिगेशन की बात की है, उसने राइट्स का लफ्ज जो है वो निकाल दिया है। अगर सिर्फ हम ऑब्लिगेशन में, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन एक ही है, अगर हम सिर्फ ऑब्लिगेशन की भी बात करें तो फिर भी वो राइट्स खुद बहुत हो जाएंगे। जाहिर है जो मेरी ड्यूटी होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी, वो अगले का राइट्स होंगे। यहाँ राइट ना भी अगर हम सिर्फ अपने फ्राइज पूरे कर लें, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, तो इन दोनों फ्री कैन ए अपने वाली फ्राइज पूरे कर ले और बी अपने वाले फ्राइज पूरे कर ले, तो फिर जाहिर है कि जो एक तरफ जो ड्यूटी पूरी करनी तो दूसरे के राइट्स पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए उसने और इस बात को, राइट्स को निकाल दिया। सिर्फ ड्यूटी की ऑब्लिगेशन की बात करें तो तब भी बात ठीक है। तो इसका मतलब है कि ड्यूटी का, ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है दोनों तरफ। अच्छा, एक तरफ अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरी ड्यूटी है कि उसके नाम पे करवाऊं, और उसकी ड्यूटी क्या है कि वो मुझे पेमेंट अदा करे। इसी बात को पोलॉक ने अपने अल्फाज में बयान किया है। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस enforceable at a court of law is contract। हर मुआहदा जो है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस enforceable at
ए कोर्ट ऑफ लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं हर मुआहदा जो है, और मुआहदा क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, वो प्रॉमिस ही बेसिकली होता है। मुआहदा जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रॉमिस ही होता है। जब प्रॉमिस क्या है कि वो इन दोनों फ्री कैन कमिटमेंट, कमिटमेंट भी प्रॉमिस का ही नाम है। तो इसने अपने अल्फाज में इसको बयान किया है, बात वो भी एक ही कर रहे हैं, एक ही बात है कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक मुआहदा है जो जिसके जिसके लिए दो या दो फ्री कैन का होना जरूरी है, और उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज का होना जरूरी है। इसका मतलब है दोनों तरफ कुछ लेन और देन का होना जरूरी है। अगर सिर्फ लेन और लेन की बात होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो प्रॉमिस तो होगा, है सोशल नेचर का होगा, लेकिन कानूनी तौर पे वो लीगल शक्ल में नहीं होगा। और कोई भी मुआहदा जो लीगल फॉर्म में नहीं होता उसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इन्फोर्स का जब लफ्ज आता है बार बार यहाँ पे, तो इन्फोर्स का मतलब है कि अगर दोनों फ्री कैन में से कोई एक अपने वाला वादा पूरा ना करे तो दूसरा अदालत के जरिए उसको, अदालत में जाके उसको इन्फोर्स कर सकता है। तो अभी ये सेशन ऑफ होने लगा है, जैसे ही ये क्लोज होता है तो आप लोग दोबारा से रीज्वाइन करेंगे। अटेंडेंस किसी की रह गई है तो वो लगा दें। जैसे सेशन शुरू होगा तो क्वेश्चन आंसर कुछ होंगे हैं।